बेनकाब होगा एमपी में काली कमाई का सबसे बड़ा गोरखधंधा। चूड़ियां बेचने वाले कैसे बने करोड़पति। $12,000 की नौकरी और 26 करोड़ की प्रॉपर्टी का राज। आज बेनकाब होगा 2005 से 2020 तक का पूरा खेल। आज खुलेगा फेथ ग्रुप का एक और काला चिट्ठा। राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता का गठजोड़। फेथ ग्रुप का हनी ट्रैप कनेक्शन। सामने आएगा करोड़ों के मालिक पुजारी का गेम। खुलेंगे कई सनसनीखेज राज। कई चेहरे होंगे बेनकाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और हम आज बेनकाब करेंगे उन सफेद पोश लोगों को जो सरकार में हैं, जो नौकरशाह हैं और जो समाज के ऐसे बक्से आते हैं जो खुद बताते तो हैं बिजनेसमैन, लेकिन वो जनता को बेनकाब करने से पहले हम आपको बता दें कि जनता को वो लूटते हैं। और कैसे करते हैं लूट, ये बताएंगे बेनकाब में। बेनकाब हमारी जिद है हमारे समाज और सिस्टम में भ्रष्टाचारियों का चेहरा आपके सामने लाने की। बेनकाब मुहिम है भ्रष्ट लोगों का असली चेहरा आपके सामने लाने की। और आज बेनकाब में हम जो खुलासे करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या 5 लाख रुपए की लागत के साथ कंपनी शुरू करने वाला कोई शख्स चंद सालों में करोड़ों अरबों का मालिक बन सकता है? क्या मात्र 12,000 रुपए की पगार पाने वाला व्यक्ति 26 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो सकता है? यह तो सिर्फ बानगी है। बेनकाब में ऐसे ऐसे खुलासे आज आपके सामने होंगे जिन्हें सुनने और देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हम हर बड़ा खुलासा करेंगे, मगर सबसे पहले ऐसे ही लोगों का काला चिट्ठा खोलती यह रिपोर्ट देखिए। ये दो नाम कई दिनों से सुर्खियों में हैं। इनके जरिए खुले हैं बिल्डर और अफसरों की साठगांठ के कई राज। लेकिन मध्य प्रदेश में चल रहे काले कारोबार में कई किरदार और हैं। कई सफेद पोश हैं जिन्होंने गोरख धंधे में शामिल होकर करोड़ों की कमाई की। आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ और चेहरों को। इनमें एक चेहरा वो भी है जो कुछ बरसों में ही करोड़ों की कमाई कर सवालों में घिर गया। ये वो शख्स है जिसके पिता आज भी चूड़ियां बेचते हैं, लेकिन ये शख्स अब बेहिसाब दौलत का मालिक है। सूत्रों के मुताबिक इसने 2013 में 5 लाख रुपए से एक कंपनी शुरू की, लेकिन सिर्फ 7 वर्षों में इसने करोड़ों की दौलत बना ली। जांच एजेंसियों के रडार पर आए इस शख्स का नाम है पीयूष गुप्ता। गुरुवार की सुबह आयकर विभाग ने फेथ ग्रुप के साथ ही कई कंपनियों पर दबिश दी थी, जिसमें पीयूष गुप्ता की AA&AA कंपनी भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन की छानबीन के बाद आयकर विभाग के हाथ करीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात लगे, जिसमें 750 करोड़ की संपत्ति बेनामी है। हालांकि आयकर विभाग ने अब तक 105 करोड़ की 100 प्रॉपर्टी मिलने की ही पुष्टि की है। आयकर विभाग ने अपनी जांच को पीयूष गुप्ता पर फोकस कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष गुप्ता ने 2013 में
रेहान खान के साथ मिलकर गोल्डन ग्रुप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। 5 लाख रुपए की कंपनी की आड़ में पीयूष गुप्ता ने करोड़ों की काली कमाई खपाई। पीयूष ने कई बड़े अधिकारियों का भरोसा जीता और उनकी काली कमाई को अपने प्रोजेक्ट में लगाया। पीयूष के प्रोजेक्ट में एक रिटायर आईपीएस ने नौकरी में रहते हुए करोड़ों रुपए लगाए। बढ़ते नेटवर्क और प्रॉपर्टी को देखते हुए पीयूष ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर पैसा लगाना शुरू किया। खबर है, आयकर विभाग की टीम को पीयूष की पत्नी, माँ बाप समेत कई रिश्तेदारों के नाम पर 18 फर्जी कंपनियां मिली हैं। पीयूष ने 357 एकड़ जमीन, 22 रेसिडेंशियल प्लॉट, 7 फ्लैट, 6 मकान, 4 डुप्लेक्स, 2 रिसोर्ट, 8 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, 2 शॉपिंग मॉल्स, 4 दुकानें और 2 होटल में काली कमाई खपाई है। पीयूष गुप्ता ने इसके लिए दूसरी रियल एस्टेट कंपनियों के नाम से भी निवेश किया। फेथ ग्रुप के राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता दोनों ने ही कुछ सालों में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। माना जा रहा है इनकी कंपनियों में कई सफेद पोशों की काली कमाई लगी है। वैसे आयकर विभाग की जांच के तार अब हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप कांड से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि हनी ट्रैप कांड के दौरान ही एक पुलिस अधिकारी को आईपीएस अफसरों के फेथ बिल्डर और पीयूष गुप्ता के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी का खेल पता चला, जिसे बाद में जांच से हटा दिया गया और फिर इस अधिकारी ने पूरे सबूतों के साथ फाइल ईडी को सौंप दी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे केस को नवंबर 2019 में आयकर विभाग को हैंडओवर कर दिया। माना जा रहा है उन्हीं फाइलों को खंगालने के बाद आयकर की टीम ये कार्रवाई कर रही है। 22 ठिकानों पर एक साथ छापे से सूबे की सियासत में हड़कंप है, लेकिन मामला बस इतना ही नहीं है। शायद कई और चेहरे अभी बेनकाब होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने कहा था आपसे कि ये तो महज बानगी है। जैसे जैसे हम आगे खुलासा करेंगे आपको अंदाजा होगा कि कैसे प्रशासन के साथ गठजोड़, बिल्डर, माफिया, ये सब मिलकर आपकी गाढ़ी कमाई पर चूना लगा रहे थे, आपकी गाढ़ी कमाई हड़प रहे थे और 5 लाख की कंपनी कैसे अरबों में तब्दील कर दी गई। आगे जैसे आपको पता लगेगा आप और ज्यादा चौंकते रहेंगे, आप और ज्यादा हैरान होते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर, ग्वालियर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह और भोपाल से जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हरीश, शायद आम लोगों को भरोसा नहीं होगा कि जिन पुलिस अफसरों को, जिन लाट साहबों को, यानी जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनको हम ये मान के चलते हैं कि वो जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं देश का, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, तमाम लोग लिख देते हैं अपने ट्विटर के प्रोफाइल में कि मैं चौकीदार हूं। लेकिन ये कैसे चौकीदार हैं कि जिनकी संपत्तियां हजारों करोड़ में हैं? आप तह तक जाने वाले हैं, हम पूरी टीम को लगा चुके हैं और हम जनता से यह वायदा करते हैं कि ऐसे सफेद पोश जो हैं वो आपके सामने आएंगे, बेनकाब हम उनको करेंगे। हरीश, इसमें माना जा रहा है कि फेथ बिल्डर में पीयूष गुप्ता हो या और भी कोई हो, लेकिन असली पैसा उन ब्यूरोक्रेट्स का है जिन्होंने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और बेहिसाब कमाई की। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आयकर का छापा जब पड़ा 20 तारीख को और जब जानकारी आई उसके बाद हम जब उतरे मैदान में और हमने जगह तो चौंकाने वाले खुलासे होना शुरू हुए। जो नाम सामने देख रहे हैं, चाहे राघवेंद्र सिंह तोमर फेथ बिल्डर या पीयूष गुप्ता, राघवेंद्र सिंह तोमर जरूर एक बिल्डर हैं, काम कर रहे हैं। पीयूष गुप्ता टोटल फर्जी एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी हैं और उनके पिता आज भी चूड़ी बेचते हैं। तो जिस तरह से कंपनी की शुरू की, 5,500 करोड़ का निवेश मिला है उनके यहाँ पर चंद सालों के अंदर, 4-5 सालों के अंदर। ऐसा कौन सा धंधा किया 5 लाख से 500 करोड़ तक पहुंच गए? जब इसके हम तह तक जाने की गए और टीम लगाई तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हुए कि पैसा, काली कमाई किस तरह निवेश हुआ, किन लोगों के नाम निवेश हुआ, किस तरह भरोसे में अपने नौकरी पर रखा लोगों को 12-12, 15-15 हजार में, उनसे किस तरह साइन कराए गए, उन्हें पता ही नहीं उनके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये सारे परत दर परत खुलना शुरू हुए और इसके पीछे वो नौकरशाह हैं जिन्होंने 4 या 5 साल में इतना कमाया। अब तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि वो नौकरशाह 5 साल में सिस्टम से 500 करोड़ रुपए, 700 करोड़ कमा रहे हैं। तो क्या सरकार नहीं देख रही? क्या किसे दिख नहीं रहा कहां से पैसा उठाया उन्होंने?
किस जगह से पैसा निकाला, या तो फिर कहीं सिस्टम में बट रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया, क्योंकि 5 साल के अंदर 500-700 करोड़ रुपए सिस्टम से निकालना और फिर उसको काली कमाई में निवेश करना, यह बहुत चौंकाने वाला है। दूसरी बात ये बात सामने आई कि जिस तरह जमीन और जमीन खरीदने के पीछे हरीश, हमारे पास जो दस्तावेज हैं, ईडी को जो शिकायत की गई थी और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जब हनी ट्रैप का मामला खुला तो जिन अफसरों को जांच में लगाया गया पहले, फिर उनको हटाया गया, उसके बाद उन अफसरों ने अपना एक कहें कि बदले की कार्रवाई करते हुए ये तमाम खुलासे कर दिए हैं। और इस वक्त हमारे पास वो दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम जब तक कि ईडी ये ना तय कर ले, आगे चल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ना तय कर ले कि इस मामले में ये लोग दोषी हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग आरोपी हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें कई अफसरों के जो सर्विंग भी हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, वो आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, उनके नाम लिख के दिए गए हैं कि इनके पास ये संपत्ति है और ये संपत्ति में निवेश हुआ, ये बेनामी संपत्ति है। क्या आपको ऐसी जानकारी है कि अभी इसमें लीपापोती शुरू हो गया? हमारे पास जानकारी यह भी है कि ये तमाम नौकरशाह मिलकर या जो उनके राजनीतिक रसूख वाले जो एक तरह से कहें कि संबंध हैं, उनको अभी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है और कहा कि इस मामले को किसी भी तरीके से दबाया जाए। इस सच है? जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और बिल्कुल आप तय तक गए। ये पूरे इस मामले की जड़ जो हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप का जब मामला खुलासा हुआ उस समय एसआईटी बनाई गई, एटीएस चीफ को दिया गया मामला, और जब पूरा मॉनिटर किया गया तो कई अफसरों के फोन टैप नंबर 2 में हुए, और जब फोन टैप हुए तो उस दौरान ये राज खुलासा हुआ किन अफसरों के किससे साठगांठ है। उस समय एक अफसर डीएसपी जो रिटायर्ड आईपीएस है, उनके दुश्मन थे, उन्हें कभी बर्खास्त कराया था, वो व्यक्तिगत दुश्मन निकालने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत उस आईपीएस के फोन को ट्रेस करके संबंध निकाले। जब उन्होंने सुना कि इन व्यापारियों से रिलेशन है, तब वो एक ऐसे लॉ चैम्बर में जाते हैं जहां पर सारी रजिस्ट्रियां हुई थी, उस लॉ चैम्बर के वकील से बात करते हैं, उसके कंप्यूटर सारी रजिस्ट्रियां निकालते हैं, पूरी रजिस्ट्री की पूरी प्रतिलिपि निकालते हैं, 122 दस्तावेज जो 750 करोड़ रुपए निवेश हैं, वो दस्तावेज के सादे कागज पे ईडी को शिकायत करते हैं। बात यहां से शुरू होती है, ईडी आयकर को सौंपती है, आयकर की टीम, भोपाल की टीम कार्रवाई करती है, यंग अफसर। अब मामला यहां से ट्विस्ट होता है, जैसा आपने कहा। अब जैसे ही मामला खुलासा होता है, सारी चीज दस्तावेज पे है, सारे सबूत सामने हैं। अब ये बात कहीं आगे तक ना जाए, उसको दबाने के लिए आयकर विभाग के अफसरों से सूत्र हमें जो बता रहे हैं, हमें सूत्रों के भरोसा है और सूत्रों ने बताया, वो उस आधार पर हम बता रहे हैं कि आयकर के अफसरों पर इस बात का आ रहा है कि जो बेनामी पीयूष गुप्ता पे मिली है संपत्ति, उसको यहीं रोक दिया जाए, बेनामी मामला जाए, इसकी चेन आगे ना बढ़ाई जाए। हरीश बेनामी संपत्ति में जब्त करने का मामला आ रहा है, तो आयकर विभाग हरीश, हम एक जनता को आश्वस्त कर दें, खुलासा और कर दें कि दस्तावेज हमारे पास भी हैं, दस्तावेज हमारे पास हैं, हम सही समय पर साबित करेंगे कि किसका पैसा है ये। और हमारे पास हनी ट्रैप से जुड़े हुए कुछ ऑडियो भी आ गए हैं जो इसी नेक्सस का हिस्सा हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी मीडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ हर उस अफसर को बेनकाब करेगा जिसके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे। हमारी लीगल टीम उसको पूरा मॉनिटर कर रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हम किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे, दस्तावेजी सबूत देंगे, और हमारे पास इस वक्त तमाम वो प्रॉपर्टियों के सबूत मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जिसकी शिकायत हुई है, हमारे पास नाम भी लिखे गए हैं कि इस अफसर की काली कमाई का पूरा ब्यौरा ये लीजिए, इनकी संपत्ति ये है। लेकिन हम वो चिट्ठी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि चिट्ठी कोई भी किसी को भी लिख सकता है, लेकिन हमको साबित करना पड़ेगा। हम कोर्ट ऑफ लॉ में ये बताना चाहेंगे कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने ये कह दिया कि साहब ये लोग आरोपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो हम वो सारे नामों का खुलासा करेंगे। हरीश, आप कह रहे थे कि लोग सेटिंग करने में लग गए हैं, लेकिन मीडिया है आंखें गड़ाए हुए अभी। जी बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी आ रही है कि इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि बेनामी संपत्ति का मामला यहीं क्लोज कर दिया जाए। जो पीयूष गुप्ता है उसने भी मामला स्वीकार लिया। अभी तक 3 दिन के कार्रवाई में पीयूष गुप्ता से ये आयकर विभाग की टीम ये नहीं उगलवा पाई कि वो अफसर, वो राजनेता, वो कौन लोग हैं जिनका पैसा काली कमाई में लगा है। पीयूष गुप्ता बोल रहा है सारा पैसा मेरा है, जबकि चौंकाने वाली बात यह है 5 साल में पीयूष गुप्ता ने 5 लाख प्रति ईयर के हिसाब से रिटर्न भरा है, यानी 25 लाख का रिटर्न अपना और परिवार का दिखाया है। यह भी जानकारी में आया है। 25 लाख का रिटर्न दिखाने वाला
500 करोड़ के रुपए प्रॉपर्टी कहां से खरीद सकता है? तो अब बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत जो अफसर और जो राजनेता हैं वो चाहते हैं कि संपत्ति जब्त हो जाए पर उनका नाम ना आए, तो अब सारे मूवमेंट इस ओर है। लेकिन जैसा आपने कहा मीडिया है, हम नजर गड़ाए हुए हैं, कौन अफसर है जिसको सेटिंग कर रहे हैं उसका खुलासा भी आने वाले समय पे करेंगे और लगातार एक एक कड़ी को हम खोलते जाएंगे। जिस तरह का मामला आपने बताया दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में एक एक प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है और उस प्रॉपर्टी में ये भी कहा गया है कि किस तरह की जमीनें खरीदी गई हैं और कहां का, मतलब होटल खरीदे गए हैं। होटल में ये कॉकस, इसका मोडस ऑपरेंडी बताऊं मैं आपको, इस तरह से काम करते थे। जांच में बात आई कि ये देखते थे विज्ञापन में कौन सा ऑक्शन में होटल बिक रहा है, कौन से ऑक्शन में जमीन बिक रही है, कौन से ऑक्शन में फ्लैट बिक रहा है, तो अब बैंक के ऑक्शन के माध्यम से लेते थे वहां पर, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी तक चोरी करते थे। तो काली कमाई लगा के जिस तरह से खरीदते उसमें शक नहीं होता था कि बिल्डर के पास नहीं जाते। तो ये किसानों को कॉकस बनाते थे, पीडीसी चेक देते थे। अभी कुछ मामले ऐसे आए पीडीसी चेक भी डिफॉल्ट हुए हैं। लगातार जांच कर रहे हैं, लगातार हम उस पर मॉनिटर कर रहे हैं और जो नए नए खुलासे हम भी चौंक रहे हैं। हमें भी ऐसा लग रहा है कि आखिर इतना बड़ा काम कैसे हुआ। जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो कई चीजें चौंकाने वाली मिली। जहां पर जिन 12-15 हजार जिनकी सैलरी बताई उनके यहाँ गए तो वहां चौंकाने वाला मिला कि हरीश कैसे 26 करोड़ का हो गया। कुछ ऐसे लोग मिले। जी हरीश जरा रुकिएगा, ये हमारे सहयोगी आसिफ जरा दिखाएंगे कि एक और खुलासा कर रहे हैं, जरा बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं कि 12,000 रुपए की सैलरी वाला कैसे 26 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा, वो हम आपको जरा बताते हैं। क्योंकि पीयूष गुप्ता के ऑफिस में काम करने वाले विनीत जैन तक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जी मीडिया की टीम पहुंची तो हमसे खास बातचीत में विनीत ने कई खुलासे किए। विनीत को यूं तो 12,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, मगर सूत्र बताते हैं कि उसके नाम पर 26 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात मिले हैं। हालांकि जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि गुप्ता ने ही उससे कागजात पर साइन करवाए थे। हम विपिन जैन के घर पर हैं और विपिन जैन के घर की स्थिति देख सकते हैं। ये घर जो दिख रहा है और विपिन जैन के नाम से करोड़ों रुपए का निवेश दिखाया गया है। इनकी माताजी हैं और उनकी पत्नी बच्चे हैं और जो आप देखिए छोटा सा फ्लैट है और जो आदमी 26 करोड़ का अगर संपत्ति मालिक होगा वो इस घर में रह सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको फंसाकर उसके नाम से बेनामी संपत्ति का निवेश किया गया है और एक तरह से घर के हालात वो अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहा है। उनकी माताजी ने बताया कि 12,000 रुपये मात्र महीने की तनख्वाह पे रहता है, उसमें भी ये किराए पर 7,000 रुपये का किराए पर फ्लैट ले रखा है और ऐसी स्थिति में उसके नाम पर 26 करोड़ रुपये निवेश करना और दिखाना एक तरह से फर्जीवाड़ा और ऐसे कई मामले खुलासे होंगे। पीयूष गुप्ता ने जिस तरह से अपने कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपए निवेश किया है, अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। तो आपने हरीश जब उसके घर को देखा तो आपको एहसास हुआ कि 26 करोड़ की संपत्ति मालिक है, जिस तरह से वो रह रहे हैं परिवार किराए के घर में? जी, जब हमारे हाथ में दस्तावेज लगे जो ईडी ने आयकर विभाग को जांच के लिए दिया था, उस दस्तावेज के आधार पर हम पूछते गए तो गली में, चौक बाजार में, गली कूचों में गए और वहां जाके पता पड़ा विनीत जैन कहाँ रहता, कोई जानता नहीं था। बहुत मुश्किल से घर मिला और घर मिलने के बाद हम जब गए तो पहले तो मल्टी की बाहर से हालत देखी तो ऐसा लगा कि हो सकता है बाहर से देखता कुछ हो, अंदर आलीशान मल्टी, आलीशान कमरे होंगे, लग्जरी व्यवस्थाएं होंगी। जब 3 मंजिल हम जीना चढ़ के गए, लिफ्ट भी नहीं थी उसमें, अंधेरे में गए चढ़ के और जब हालत देखी तो हम चौंक गए कि जिसके नाम पे 26 करोड़ की प्रॉपर्टी का निवेश दिखाया गया है वो तो बहुत तंग हाली की जीवन जी रहा है। उसके माता पिता और बच्चों की हालत, घर की हालत देख के लगा कि किस तरह से ये खेल खेला गया है और किस तरह से पीयूष गुप्ता जो है करोड़ों के काली कमाई किस तरह से खपा रहा है और बेनामी संपत्ति का किस तरह से इसका पूरा काम चल रहा है। हरीश जरा अपने सहयोगी विवेक पटैया को शामिल कर लेते हैं। हरीश, विवेक पटैया को शामिल कर लेते हैं और इसके बाद शैलेंद्र के पास चलेंगे एक ब्रेक लेने से पहले। विवेक, मुझे बताइए कि इस मामले ने राजनीतिक जगत में हलचल मचाई है, सरकार के भीतर हलचल है, कई मंत्रियों से तार जुड़े हुए हैं और कई बड़े राजनेताओं से तार जुड़ रहे हैं इसके। निश्चित ही इस पूरे आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान कई ऐसे राजनीतिक तार इस कार्रवाई में जुड़े हैं और इतनी कार्रवाई जो हुई है इस दौरान जो भी सबूत हाथ लगे हैं इनकम टैक्स के, यदि उनकी जांच बारीकी से यदि होती है तो निश्चित ही इससे कहीं न कहीं राजनीतिक दलों में और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। और इसके साथ ही जो रजिस्टर्ड या कह सकते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बयान जारी किया है उसमें भी इस बात का बिल्कुल जिक्र है कि कई रिटायर्ड अफसर इस पूरे जांच की जद
में आ सकते हैं। बाकायदा एक प्रेस नोट के जरिए जो इनकम टैक्स ने जानकारी दी है उसमें इस बात का जिक्र है कि कई रिटायर्ड अफसर इसमें शामिल हैं। मतलब कि राजनेताओं के साथ साथ कई अफसर इससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है, यदि इस पर परत दर परत यदि खुलासे हो जाए तो निश्चित ही कई राजनेता और कई अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, हो सकता है कोई वर्तमान भी हो, वो इस जांच की जद में आ सकते हैं। और ऐसे खुलासे निश्चित होने चाहिए क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई, जनता का पैसा, किस तरह जनता टैक्स के जरिए पैसा सरकार को देती है और विवेक आप रुकिएगा, चढ़ता है तो निश्चित ही जनता। विवेक आप रुकिएगा, हम शैलेंद्र के पास जाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। शैलेंद्र, हम आपके पास आएंगे क्योंकि जिस अफसर की हम बात कर रहे हैं वो ग्वालियर में भी पदस्थ रहे हैं और उनके परिवार से जुड़े हुए एक आईएएस अफसर भी हैं, सर्विंग भी हैं। तो जो विवेक पटैया कह रहे हैं कि मौजूदा अफसर भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, हम खुलासा ये भी करेंगे आने वाले दिनों में कि वो अफसर कौन है। हमारे पास जैसे ही एक सबूत मिलता है, उनके नाम का सबूत हमारे पास आता है प्रॉपर्टी के डिटेल के हिसाब से, और उनकी आय से अधिक संपत्ति का डिटेल जैसे ही हम जुटाते हैं वो हम आपके पास लेकर आएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये कोशिश चल रही है कि न केवल मीडिया को किसी भी तरीके से ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि मैनेजमेंट के जरिए कोशिश हो रही है कि इस मामले को दबा दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कुछ ब्रेक के बाद हाजिर, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम खुलासा कर रहे हैं कि कैसे बिल्डर के नाम पर, कैसे रियल एस्टेट के नाम पर 5 लाख की कंपनी अचानक से अरबों करोड़ों की कंपनी बन जाती है। 12,000 की सैलरी पाने वाला एक शख्स 26 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तो वो नाम है जो सामने आ रहे हैं, जिनका काला पैसा, जिनकी काली कमाई इन्वेस्ट कराई गई, खपाई गई, वो चेहरे कौन हैं, ये सब बड़े खुलासे हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस फेथ ग्रुप पर छापेमारी हुई, जिसके ठिकानों पर तलाश हुई, उसकी कुंडली जरा आपको बताते हैं। 2005 में राघवेंद्र सिंह तोमर नाम के शख्स ने एक कंपनी शुरू की। सूत्र बताते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेपर प्रोडक्ट तैयार करने से बिजनेस शुरू किया गया था। 2007 में इलाहाबाद बैंक से 90 लाख रुपए का लोन इसी के लिए लिया गया था। जून 2011 में राघवेंद्र सिंह तोमर रियल एस्टेट के कारोबार में उतर आए, कुछ बड़ा करने की चाहत में। सूत्र बताते हैं 1.5 करोड़ की कैपिटल से फेथ बिल्डर्स और रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आधारशिला रखी गई। सबसे पहले अभिषेक भदौरिया को इसका डायरेक्टर बनाया गया। 2018 में आशीष सिंह भदौरिया और शीतल भदौरिया को डायरेक्टर बनाया। फरवरी 2018 में पूजा सिंह तोमर को एडिशनल डायरेक्टर बना दिया गया। राघवेंद्र ने अपने प्रोजेक्ट में कई अधिकारियों की काली कमाई भी लगाई। सूत्र बताते हैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर ने फेथ होटल्स एंड रिसोर्ट में 150 करोड़ की काली कमाई लगाई। सूत्र बड़ी मजबूती से बताते हैं, और सूत्रों की माने तो 2014 में राघवेंद्र सिंह तोमर फिर इस कंपनी से अलग हो गए, और जैसे ही वो अलग हुए उसके बाद बाकी डायरेक्टर्स भी धीरे धीरे कंपनी छोड़ने लगे। इसके बाद कंपनी को अभिषेक भदौरिया ने इसका हैंडओवर ले लिया। राघवेंद्र ने रातीबड़ में 200 एकड़ जमीन पर क्रिकेट एकेडमी बनाई। नए सेशन शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो सेशन शुरू नहीं हुए। फेथ क्रिकेट क्लब की आधी जमीन बर्खास्त आईएएस दंपत्ति अरविंद और टीनू जोशी के नाम पर है। सवाल यह है कि जब संपत्ति अटैच है तो उस पर कोई निर्माण कैसे हुआ, कोई कब्जा कैसे हुआ। भोपाल से 6 किलोमीटर दूर, महज 6 किलोमीटर दूर 200 करोड़ में यह क्रिकेट एकेडमी तैयार की गई थी, 200 करोड़ रुपए की लागत से। ब्रेक पर जाने से पहले जिस विनीत की हमने आपको खबर दिखाई, जहां हमने आपको बताया कि 12,000 की सैलरी वाला कैसे 26 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा, तो क्या विनीत ऐसा शख्स अकेला था? जी नहीं। पीयूष गुप्ता अपने कर्मचारियों के नाम से प्रॉपर्टी लेता था, वो अपने कर्मचारियों को गारंटर बनता था। पीयूष के घर से जांच में मिले दस्तावेजों में एक कर्मचारी उमेश पिरियानी का नाम भी सामने आया। जानकारी मिलने के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम बैरसिया इलाके की न्यू सिंधी कॉलोनी में पिरियानी के घर पहुंची। उमेश ने बताया कि उसने पीयूष गुप्ता के यहां 9 महीने नौकरी की। उसे पीयूष पर भरोसा था, इसीलिए उसने जब किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा, उसने वहां दस्तखत कर दिए। कभी गारंटर के तौर पर तो कभी ज्वाइंट वेंचर कंपनी के कागजों पर दस्तखत किए। उमेश पिरियानी ने बताया कि उसे नहीं पता था कि उसके नाम पर पीयूष ने कोई निवेश भी किया है। उमेश पिरियानी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो कानूनी कार्रवाई में सहयोग करेगा। किसी इंपॉर्टेंट दस्तावेज पे तो नहीं, बाकी हाँ एज अ गारंटर किसी चीज पे कि कुछ जेवी हो रहा है या कोई प्रोजेक्ट बन रहा है
तो एज अ गारंटर जो चीज़ें होती हैं उस पर ज़रूर मेरे साइन हुए हैं। जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ उनके लिए तो करूँगा ना। आज हमें हमारे कोई रिश्तेदार की रजिस्ट्री होती है फॉर एग्जांपल, तो हम उसके यहाँ एज अ गारंटर तो जाते हैं ना कि हाँ हम इनको जानते हैं और ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एज अ गारंटर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाता है, आप भी जाते होंगे, मैं भी गया। तो हम आपको विनीत जैन जो हैं उनके परिवार की बातें भी सुनाएंगे, हमारी टीम अभी आपको सुनाएगी। लेकिन आप देखिए, इस शख्स को यह पता नहीं है कि इसके नाम पर जमीन है। विनीत जैन के परिवार को नहीं पता है कि उसके नाम पर 26 करोड़ की जमीन है। 200 करोड़ में स्टेडियम बनता है। पैसा किसका है? एक आईपीएस अफसर का, रिटायर हो चुके हैं, और अभी उनके परिवार से एक शख्स आईएएस है, यानी एक आईएएस और एक आईपीएस। गठजोड़ देखिए, तीनों जो जोशी थे, और जो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, जो हमारे एक सहयोगी ने आपको बताया कि जो दस्तावेज बताते हैं कि आईएएस दंपति जो बर्खास्त हो चुके हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में, अरविंद और टीनू जोशी, इनकी जो जमीन है जो इनकम टैक्स ने अटैच कर ली थी, आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उस जमीन को अटैचमेंट के दौरान भी किराए से देने का अधिकार हो सकता है कि आप उसको किराए से दे दें। लेकिन स्टेडियम बनाया साहब 200 करोड़ की लागत से, बनाया किसने? राघवेंद्र तोमर ने, और फेथ ग्रुप की यह कंपनी है। हरीश, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इतना पैसा 150 करोड़ रुपए आपने स्टेडियम में लगा दिए। आईपीएल के लिए टीमें इस समय विदेश चली गई है, और ये साहब कितनी कमाई कर रहे थे? कौन से डिपार्टमेंट में थे जहां पर केवल नोट छप रहे थे क्या, या नोट छापने वाले किसी डिपार्टमेंट में थे? ये जो अफसर का नाम आ रहा है अभी वो काफी मलाईदार विभाग में रहे हैं, जहां पैसा ही बरसता है और यहाँ पूरा सिस्टम में पैसा बंटता है। जहाँ पैसा, जहाँ पोस्टिंग के लिए 50-50 करोड़ का, 20-20 करोड़ की पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है, तो उस तरह के मलाईदार पदों पर रहे हैं वो। और जहाँ स्टेडियम की बात करें, वो स्टेडियम नॉर्मल स्टेडियम नहीं है, साधारण स्टेडियम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है, जहां पर तस्वीरें कुछ आप ले पाए? अलग से ग्राउंड है, उसकी तस्वीरें ले पाए? एक ग्राउंड अलग से डे मैच के लिए, उसकी तस्वीरें ले पाए? जी बिल्कुल तस्वीरें ली हैं, हम अपने साथियों से कहेंगे WT। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो तस्वीरें स्टेडियम की वहां पर जाके किया था। रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा आप जरा, मैं आपको ले चलता हूं अपने एक सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, उस अफसर के तार ग्वालियर से जुड़ते हैं। ग्वालियर में चुनाव, ग्वालियर पूरा जो इलाका है इस समय जहां पर अभी चुनाव की सुगबुगाहट है, जो महाराज थे वो शिवराज के साथ आ गए हैं, और अब समीकरण बदले हुए हैं। जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में है, और जो बीजेपी में थे वो कुछ कांग्रेस की तरफ रुख करने वाले हैं। मुझे आप बताइए कि इतने बड़े बड़े सफेद पोश जो आईएएस अफसर होते हैं, आईपीएस अफसर होते हैं, तो क्या इतनी कमाई होती है आपके इलाके में? ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना या भोपाल तक, जब तक वो भोपाल पहुंचते होंगे तब तक 200-400 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी होती है? देखिए, जिस तरीके से हरी सर बता रहे थे कि वो जिस डिपार्टमेंट में थे वो बहुत ही मलाईदार डिपार्टमेंट है और उसमें पैसा बरसता है। जिस तरीके से सर भी बता रहे थे कि वहाँ पोस्टिंग के लिए ही पैसा दिया जाता है। 1 साल के लिए अगर पोस्टिंग अगर किसी की पूरे जीवन काल की नौकरी के दौरान हो जाती है तो वो अपने आप में करोड़पति हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अधिकारी यदि लंबे समय तक उस पद पर रहा तो उसने कितनी कमाई की होगी, और वही कमाई को कहीं ना कहीं उसने अपने जो तार जोड़े राघवेंद्र तोमर या दूसरे अन्य लोगों से, उसके माध्यम से वो संपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। हालांकि अब वो सब ईडी की नज़र में है। और जिस तरीके से राघवेंद्र तोमर के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो ग्वालियर चंबल इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं। मुरैना जिले के एक छोटे से गांव से वो आते हैं और वहां से ही निकलकर उन्होंने पूरे ये जो सफर तय किया गया वहीं से तय किया है। हालांकि उनके पुलिस जो उनके पिता हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो पुलिस अधिकारी रहे हैं, और ऐसे में एक कहीं ना कहीं जो ईडी की नज़र है या इनकम टैक्स की नज़र है वो ग्वालियर चंबल संभाग पर भी है। लेकिन उसके अनुसार शैलेंद्र, ये तो रिटायर्ड आईपीएस अफसर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इनको राघवेंद्र तोमर से मिलाने वाले सर्विंग आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने भी अपनी कमाई लगाई है। वो भी डिटेल हमारे पास है, लेकिन हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब तक इनकम टैक्स, जब तक ईडी, जब तक बाकी एजेंसियां ये नहीं कह देंगी कि ये लोग आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं या फिर इन पर दोष साबित नहीं हो जाए, तो हम आरोपी बनते ही इनके नाम का खुलासा कर देंगे। आप बताइए कि एक सर्विंग आईपीएस अफसर ने राघवेंद्र तोमर से उस अफसर की मुलाकात कराई जिसने अपनी सारी काली कमाई लगाई है इसमें। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं
जो इस तरह का पैसा, जो खासकर सफ़ेद पोस्ट लोगों की बात करें या जो IPS और जो अन्य अधिकारी हैं, उन लोगों के जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसे की बहुत बात होती है। क्योंकि एक रिटायर्ड अफसर का अगर पैसा, अगर काली कमाई जो है वो लगा रहे हैं, तो बीच में कोई ना कोई ऐसा मीडिएटर चाहिए होता है जो इस बात की हामी भर सके कि हाँ, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो भले ही हम नाम नहीं खुलासे कर रहे हैं, लेकिन वो सारे दस्तावेज, जिस तरह से आपने कहा कि हम लोगों के पास हैं सारी चीज़ें, उसमें सारी चीज़ों का खुलासा है कि आखिर किस तरीके से वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया गया, कहाँ इन्वेस्ट किया गया, न केवल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में, बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हरीश, जरा देखिए, हम जरा विनीत जैन की मां से जो आपने बातचीत की थी और उनका दर्द और उनकी तकलीफ जो आई थी, जरा हम अपनी टीम से कहेंगे कि विनीत जैन के घर जाकर हमारी टीम ने जब पड़ताल की तो उनकी मां ने बताया कि परिवार किराए के मकान में रहता है। विनीत की मां ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि विनीत के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 26 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। देखिए आप जरा रिपोर्ट। जो यही रहता है ना, मेरे लड़का है, कोई हम किराया से ज्यादा कौन नहीं। मेरा माता जी, आशा जी का पोस्टर में मेरे नाम लिखा नहीं चाहिए। आपका बेटा नौकरी करता है उनका? कितने उसमें नौकरी करता विपिन? 10-15 हजार देता ही नहीं था वैसे, तो 10-15 हजार मिलते हैं उसे। अच्छा, ये फ्लैट आपका है? नहीं, हमारी दीदी का है। किराए से रहते हैं, 7,000 रुपये महीने देते हैं। अच्छा, तो और जो आपको अभी पता लगा उनके नाम से 26 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रखी उनने, पीयूष गुप्ता जी ने? हाँ। तो पहले पता था कि आपको उनके नाम से? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था, वो तो नौकरी करता था, पता नहीं। जो यही रहता है ना, मेरे लड़का है, कोई हम किराया से ज्यादा कौन नहीं। मेरा माता जी, आशा जी का पोस्टर में मेरे नाम लिखा नहीं चाहिए। आपका बेटा नौकरी करता है उनका? कितने उसमें नौकरी करता विपिन? 10-15 हजार देता ही नहीं था वैसे, तो 10-15 हजार मिलते हैं उसे। अच्छा, ये फ्लैट आपका है? नहीं, हमारी दीदी का है। किराए से रहते हैं, 7,000 रुपये महीने देते हैं। अच्छा, तो और जो आपको अभी पता लगा उनके नाम से 26 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रखी उनने, पीयूष गुप्ता जी ने? हाँ। तो पहले पता था कि आपको उनके नाम से? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था, वो तो नौकरी करता था, पता नहीं। जो यही रहता है। तो आप एक मां की तकलीफ सुनिए। बेटे के नाम पर 26 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मां कह रही है कि पैसे 12-15 हजार मिलते थे, लेकिन मिलते भी नहीं थे, कभी कभी मिलते भी नहीं थे। दूसरा, किराए के मकान में है, किसी परिवार के परिचित का मकान है जिसका वो किराया देते हैं। बेटे के नाम पर 26 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ऐसा ही एक केस है। आसिफ, आप बताइए एक और। बिल्कुल, जैसा हमने आपको बताया कि उमेश पिरयानी, विनीत जैन, ये तो वो लोग हैं जो पीयूष गुप्ता के यहां नौकरी करते थे, लेकिन भोपाल की मिनाल रेसिडेंसी के एक मंदिर के पुजारी पंडित राजा बाबू दुबे का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने जी मीडिया से कहा कि वो पुजारी हैं, उनके पास कहां से इतनी संपत्ति आएगी। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि पीयूष के कहने पर कई दस्तावेजों पर उन्होंने दस्तखत किए थे। तो क्या ये वो दस्तावेज थे जिन पर दस्तखत करते ही वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन बैठे? गलत अगर नहीं छापेंगे, नहीं, पहले हमें तो पता हो ना। गलत अगर आपके नाम 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो फिर मतलब क्या है? पंडित जी, आपके नाम ने लिए प्रॉपर्टी की, आपने 40 करोड़? मुझे नहीं पता। तो आपका नाम कैसे आ गया? उसने करा, मैं तो पंडित आदमी हूं। तो आपसे कहीं साइन करे थे आपने कहीं गलती से? तो कुछ पैसे उसमें जो बताया कि पैसे दे के नहीं, तो आपने क्या साइन पैसे लेके लगी किया क्या उनका? ना, तो आप देखिएगा, पंडित जी को पता नहीं है कि संपत्ति कहां से आई, लेकिन पंडित जी थोड़े से होशियार नजर आते हैं। एक बार फिर से जरा सुनाइएगा, मेरी टीम से मैं कहूंगा फिर से सुनाइए पंडित जी क्या कह रहे हैं। राजा बाबू दुबे। नहीं छापेंगे, नहीं, पहले हमें तो पता हो ना। गलत अगर आपके नाम 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो फिर मतलब क्या है? पंडित जी, आपके नाम ने लिए प्रॉपर्टी की, आपने 40 करोड़? मुझे नहीं पता। तो आपका नाम कैसे आ गया? उसने करा, मैं तो पंडित आदमी हूं। तो आपसे कहीं साइन करे थे आपने कहीं गलती से? तो कुछ पैसे उसमें जो बताया कि पैसे दे के नहीं, तो आपने क्या साइन पैसे लेके लगी किया क्या उनका? ना, तो सवाल यह है कि जब पंडित जी ईडी के सामने पहुंचेंगे, सीबीआई के सामने भी पहुंचेंगे, इनकम टैक्स के सामने भी पहुंचेंगे आगे, तो पंडित जी की कुंडली भी खुलेगी। पंडित जी ने अगर पैसे लेकर साइन किए हैं तो ये भी कानून की नजर में अपराधी है। दूसरा, पंडित जी दूसरे का भाग्य देखते होंगे, दूसरे की कुंडली देखते होंगे, लेकिन उनकी कुंडली में जो लिखा है वो उनको शायद पता नहीं है अभी, क्योंकि उनके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। करते पंडिताई है, लेकिन कह रहे छापना मत, हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम छापने वाले नहीं, हम दिखाने वाले हैं। और आसिफ,
एक किस्सा और है होटल गोल्डन लेक का। मैं आपसे कहूंगा कि जरा इसको भी दिखा दीजिए एक बार। पब्लिक ये सब जानती है, लेकिन पब्लिक को बताना जरूरी है कि आप जिन अफसरों पर आप ट्रस्ट करते हैं उनकी हालत देख लीजिए। क्या वो चौकीदार है? देश का प्रधानमंत्री चौकीदार हो सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री चौकीदार हो सकता है, लेकिन लाट साहब और आईपीएस। सवाल यह है कि 150 करोड़ कहां से आए, सवाल यह है कि 500 करोड़ कहां से आए, सवाल यह है कि 200 करोड़ का स्टेडियम में लगा कहां से पैसा, किसका पैसा है ये? आसिफ आप बताइए कि होटल गोल्डन लेक का क्या किस्सा है? होटल गोल्डन लेक का किस्सा भी हम आपको बताते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दो तरह के लोग हैं, एक वो जो पैसा इन्वेस्ट करा रहा है और दूसरा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। होटल गोल्डन लेक, पीयूष गुप्ता ने 6 महीने पहले ये होटल खरीदा था। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ये होटल पहले कमल किशोर तोरानी का था, बैंक से लोन लिया था, डिफॉल्टर घोषित हो गया क्योंकि होटल घाटे में बताया गया। पीयूष ने 20 करोड़ रुपए में इस होटल को खरीदा और अब मार्च 2020 में पीयूष ने उमाकांत बोरसे नाम के एक शख्स को इस होटल को लीज पर दे दिया। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर यह आलिशान होटल है और 6 महीने पहले ही उसने ये होटल खरीदा है करीब 20 करोड़ रुपए में। ये गोल्डन लेक होटल की कहानी है। सुपरवाइजर हो तो ये गोल्डन लेक होटल पहले पीयूष जी आते थे यहाँ पर? हाँ सर, पहले आते थे। अच्छा, अभी ये कितना उमाकांत जी ने खरीदा है? किसने? कहाँ उमाकांत जी कहाँ रहते हैं? उमाकांत जी सर न्यू मार्केट में उनका वो रेंज पे चलाते हैं, बाकी यही होटल नहीं है सर। क्या चलाते हैं? रेंज पे। अच्छा, उमाकांत जी रेंट पे लिया हमसे। हाँ। तो होटल पीयूष गुप्ता जी का है? अब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है अपने को। तो ये आपने देखा, होटल गोल्डन लेक तक भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम को वहां एक सुपरवाइजर मिला जिसने कहा कि हां होटल ले लिया है हरीश गुप्ता ने। तो धीरे धीरे पैसा आता रहा, या यूं कहे कि बहुत तेजी से पैसा आता रहा और उसको उतनी तेजी से ठिकाने भी इसको नाम को करेक्शन करना पड़ेगा आसिफ। पीयूष गुप्ता हैं ये, पीयूष गुप्ता जिनकी कुंडली आप दिखा रहे हैं। वो कुंडली अभी हम आपको दिखाएंगे, जनता को भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले हरीश, मैं आपके पास आता हूं। जहां जहां आप पहुंचे असली मालिक तो कोई और है, पैसा किसका है? जो पैसा जिसका है उसका नाम अभी सामने आयकर विभाग ने जरूर प्रेस नोट जारी किया, उसमें बताया पूर्व अफसर है आईपीएस और हमारे पास नाम भी है। हम चूंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक काम करते हैं, जनता को एक हिंट देते हैं, आयकर विभाग अधिकृत करेगी। जनता को एक हिंट देते हैं। जो मलाईदार महकमे की बात आप कर रहे हो, जिस मलाईदार महकमे की बात शैलेंद्र भदौरिया कर रहे हैं, वो मलाईदार महकमा क्या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही खेल है। और आपने जैसा अभी हमने देखा कि इसके पहले एक ट्रांसपोर्ट के एडीजी लिफाफे के चक्कर में पकड़े गए तो सामने आए और उन्हें हटाया गया। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही खेल है, सामने आया जैसा आपने हिंट दिया। अब आगे जैसा सामने आएगा अधिकृत रूप से तब उसका खुलासा किया जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि जो सवाल ये है कि मेरे पास तो कुछ दस्तावेज ऐसे भी पहुंच रहे हैं जिन पर हमारी टीमें लगी हुई हैं कि भोपाल के आसपास, सीहोर के आसपास, इंदौर के आसपास, उज्जैन के आसपास जितनी भी बेनामी संपत्तियां हैं वो तो या आईएएस की हैं या आईपीएस की हैं या नेताओं की हैं। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा नेताओं का तो केवल इतना है कि मूंगफली के कुछ दाने उनको मिलते हैं, काजू और किशमिश और बादाम वो आईएएस आईपीएस के पास है। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, नेताओं को आप समझ सकते हैं 5 साल के अंदर 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। उस दौरान में 5 साल में ये सारा निवेश, इतना पैसा कैसे निकला शहर? सवाल इसी बात कर रहा है, कहां सिस्टम से इतना राशि 100 करोड़ रुपए हर साल निकालना, ये चौंकाने वाला मामला है। और या उस डिपार्टमेंट के इतनी कमाई है, मतलब ये अपने आप में सिस्टम है। और ऊपर से नीचे तक कौन कौन शामिल है, या अगर जांच जाएगी तो लंबे तक जाएगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि इन्फ्लुएंस पावर हो रहा है, पूरा मामला बेनामी तक जाएगा, संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, आगे तक चैन नहीं जाएगी, ऐसा प्रयास चल रहा है और ऊपर लेवल दबाव बन रहा है। हालांकि हम निगाह बनाए हुए हैं, हम बराबर इस पर जांच कर रहे हैं। और जो आयकर विभाग की टीम है, और वहां भी एक नई तरह से एक बात चौंकाने वाली सूत्रों के हवाले से आई, वहां आयकर विभाग में अफसरों में भी 2 तरह के मामले आ गए। यंग अफसर इस बार छापे में पहली बार शामिल दिखे और यह कहा जा रहा है सेंट्रल इंडिया का इतना बड़ा छापा पहली बार है जहां 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी दस्तावेज मिले, जिसमें 100 दस्तावेज बेनामी है। मतलब 100 दस्तावेज ऐसे हैं जो बेनामी है, जो 500-700 करोड़ रुपए के मामला आ रहे हैं। हरीश यंग अफसरों ने पूरी मेहनत की।
अब जो वरिष्ठ जी इस मामले में 100 दस्तावेज बेनामी हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बाद हजारों बेनामी संपत्तियों के रिकॉर्ड आने शुरू हो गए हैं। कहा गया कि कई बड़े IAS IPS अफसर, उसमें रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं, नाम तक दिए गए हैं कि ये बेनामी संपत्तियां इनकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि हैरानी की बात यह है कि इस देश में कैश फॉर वोट के मामले में सांसदों को अपना जो सांसद का पद होता है, सांसद चुना हुआ सांसद है, उसको बर्खास्त किया गया, उसको उस सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा मामला था कैश फॉर वोट के मामले में, जब वो भी खुलासा हुआ उसमें भी छीछालेदर हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस देश में सांसद, जिस देश में मंत्री, जिस देश में कई विधायक जिस तरह से ट्रैप हुए, बहुत छोटे छोटे मामले थे जिनमें वो ट्रैप हुए और उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। लेकिन सवाल यह है कि टीनू जोशी, उनके हस्बैंड हो, इतने बड़े खुलासे होने के बाद भी ये मध्य प्रदेश क्या ऐसे अफसरों के लिए अब कहें चारागाह बन गया? चारा घोटाला नहीं, बड़े बड़े घोटाले। जी बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश में जिस तरह खुलासे हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर घोटाला घपला करते हैं, मंत्री बदनाम होते हैं, मंत्रियों के पास पहुंचता कम है, असली ये ही खिलाड़ी हैं। जिस तरह के सामने सबूत है वो सामने दिख रहा है। जितना पैसा अफसरों ने काटा है उतना पैसा मंत्री सोच भी नहीं सकते। मंत्री नियम कायदे में उलझ जाते हैं, मंत्री अपनी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो पूरी कर खुश हो जाते हैं, लेकिन अफसर जो हैं वो जानते हैं पैसा कैसे निकालना है, कहां से पैसे निकलेगा। एक बार जरा विवेक पटैया से पूछ लेते हैं। विवेक पटैया जो जिस तरह मंत्रालय से, विवेक पटैया जो है सरकार भी कवर करते हैं आपके साथ, आपकी टीम में सहयोगी हैं विवेक पटैया, पार्टियां भी कवर करते हैं। विवेक, दोनों दलों के बीच में, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों के बीच में ये तो सहमति होनी चाहिए ना कि ऐसे अफसरों को बेनकाब कर दें हम। कम से कम जो काली कमाई में लगे हुए हैं, जो जनता का काम नहीं करते हैं, जिस जनता के लिए आप चुनकर आते हैं, उस जनता के पैसे ये लूट रहे हैं, तो इनका खुलासा कौन करेगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी सरकारें रहती, लेकिन जो अफसर है वो अपने अनुसार सरकार चलाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं। भोपाल से लेकर इंदौर तक 2 रास्ते जाते हैं, एक बैरागढ़ होते हुए जाता है, एक रातीगढ़ होते हुए जाता है। इन दोनों ही मार्ग पर दोनों तरफ यदि हम देखें तो हजारों एकड़ जमीन जो है वो IAS IPS रिटायर्ड अफसरों की है, IFS अफसरों की है। नेताओं की बहुत कम जमीन मिलेगी, लेकिन अधिकारियों की जमीन इतनी है यहाँ पर, या फिर किसी के नाम पर निवेश किया गया है या फिर खुद के नाम पर निवेश है, और बड़े बड़े फार्म हाउस बनाकर रखे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा पैसा कहाँ से आता है, सर्विस काल में ये कैसे ये पैसा कमाते हैं। और अब जितने प्रोजेक्ट हैं सरकार के, चाहे वो 6 लेन इंदौर रोड की बात करें या फिर तमाम इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करने की बात करें, वो सब कुछ इसी मार्ग पर दिखाई देती है। तो ये सब पहले से ही प्री प्लान करके यहाँ पर इन्वेस्ट होता है और उसके बाद एक बार विवेक रुकिएगा जरा, पीयूष गुप्ता की कुंडली को दिखा देते हैं आसिफ, और उसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं आपके पास। बिल्कुल, पीयूष गुप्ता कौन है ये भी जरा जान लीजिए, इनकी कुंडली क्या है ये भी जरा देख लीजिए। गुप्ता ने 2013 में गोल्डन ग्रुप रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। 5 लाख में रेहान खान के साथ मिलकर उस कंपनी की शुरुआत की। सूत्र बताते हैं कि 5 लाख रुपए की कंपनी में करोड़ों की काली कमाई खपाई गई। खबर है कि उसने IAS IPS की काली कमाई को अपने प्रोजेक्ट में लगाया। सूत्रों की माने तो परिवार के लोगों के नाम पर भी कई फर्जी कंपनियां शुरू कर दी। इसमें पत्नी पूनम गुप्ता, पिता रमाकांत गुप्ता, मां नीरा गुप्ता, श्वेता गुप्ता, दीपक गुप्ता के नाम पर संपत्ति बनाई। NPR एंड एसोसिएट PSB एंटरप्राइजेस नाम से कंपनी खड़ी कर दी गई। गोल्डन ग्रुप रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डन एंटरप्राइजेस, गोल्डन इंसिपीरिया नाम की कंपनी भी बना दी गई। KGN कॉलोनाइजर AA एंड कंपनी की, श्री राधे एंड कंपनी, फोनिक्स रियलिटी नाम की भी कंपनी खड़ी कर दी गई। यानी कि वक्त कम था लेकिन फिर भी कंपनी पर कंपनी खड़ी होती गई। तो ये पीयूष गुप्ता की कुंडली हमने आपको बताई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट रोड पर वो भव्य स्टेडियम जो किसी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से कम नहीं है। पैसा किसी और का, नाम किसी और का, और वहां लिखा है फेथ क्रिकेट क्लब। फेथ यानी कि विश्वास, लेकिन किस बात का विश्वास? क्या नेताओं का अधिकारियों पर विश्वास या अधिकारियों का
पीयूष गुप्ता और राघवेंद्र तोमर पर विश्वास। इसका हम खुलासा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश, हमारी मुहिम, हमारी जिद बेनकाब। और बेनकाब में हम आज कर रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश में कैसे 2-3 लोग मिलके एक बड़ी लॉबी का काला पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, कंपनी पर कंपनी खड़ी करते हैं, और उसके बाद भी जब पैसा ठिकाने लगाने का कोई सोर्स नहीं बचता तो अपने ही कर्मचारियों के नाम पर अरबों करोड़ों की संपत्ति जमा करा देते हैं। फेथ ग्रुप का भोपाल में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। यह स्टेडियम किसी 5 स्टार रिसोर्ट से कम नहीं है। बताया जाता है कि इस फेथ क्रिकेट क्लब नाम से जो ये इतना बड़ा स्टेडियम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहां करीब करीब 1000 4 पहिया यानी कि कार और 5000 2 व्हीलर की पार्किंग है। अंदर ही एक आलीशान रिसोर्ट बना हुआ है, पार्टी के लिए अलग से लाउंज है, और ये देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का करीब करीब ये क्रिकेट क्लब है, क्रिकेट स्टेडियम है। खास तरह की पिच बनाई गई है और करोड़ों रुपए पानी की तरह इसमें बहाए गए हैं। जरा इसको स्टेडियम को नजदीक से देखिए। हम भोपाल से 6 किलोमीटर दूर रातीबड़ में खड़े हुए हैं और यहाँ पर फेथ बिल्डर का फेथ क्रिकेट क्लब बना हुआ है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो जहाँ तक आपको दिखाई देता है वो क्रिकेट क्लब की बाउंड्री है, और ये क्रिकेट क्लब एक आलीशान रिजॉर्ट की तरह बना हुआ है। और यहाँ 2 बड़े ग्रासलैंड हैं और यहाँ पे फेथ T20 का आयोजन हुआ था और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ यहाँ पर की गई थी। बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आए थे और एक आयोजन हुआ था। आप देखें यहाँ सुरक्षा भी कितने लेयर में। ये गेट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गेट है जो लगा हुआ है, यहाँ डिवाइसेस के हिसाब से इस्तेमाल होता है, और अंदर देखेंगे लेयर में सुरक्षा है। आप देखेंगे यहाँ पर रुकने के लिए जो रेस्ट हाउस टाइप के बनाए गए हैं, बिल्कुल रिजॉर्ट के रेस्ट हाउस हैं, आलीशान बंगले हैं। और जो कांग्रेस का आरोप था कि मंत्री अरविंद भदौरिया को जब क्वारंटाइन से अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे तो यहाँ पर आके रुके थे। और आप देख सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहाँ पर दिख रही हैं। जो ग्रासलैंड है वो भी क्रिकेट अकेडमी जो बनाई गई है वो भी एक उच्च लेवल की है, हाई टेक्निक है, और सारा हाई टेक्निक से लेस है पूरा। अंदर से सारी सुविधाएं दी है जिससे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी आगे रुकते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होगा कि वो किसी छोटे मोटे स्टेडियम में आगे रुके हुए हैं। एक एकेडमी है बाकायदा, यहाँ पर बड़े बड़े मैच होते हैं। हालांकि अभी T20 खुद फेथ बिल्डर ग्रुप कराता है, एक बड़ा आयोजन अभी हुआ था। और ये एक तरह से माना जाता है कि बड़े बड़े वीवीआईपी लोग यहाँ पर आते हैं, और एक तरह से फार्म हाउस टाइप का काम है। रिजॉर्ट कहने को आप स्टेडियम कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से 3 स्टार रिजॉर्ट है जिसको बोलते हैं, सारी सर्व सुविधा युक्त। और आप देखें पूरा यहाँ पर इंतजाम है, सारे स्टाफ्स को लेके देखें यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं। और एक तरह भोपाल के ठीक नज़दीक जहाँ आपको बढ़िया एक लोकेशन का आनंद देगा, फार्म हाउस का तरह दिखता हुआ है। और आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा एक तरह से 2 बड़े बड़े ग्रासलैंड बने हुए हैं जहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट अकेडमी का जो खिलाड़ी होते हैं उस तरह के स्टेडियम पसंद करते हैं, उस तरह का है। और अभी जो मैच हुआ था वो भी एक शानदार मैच हुआ था और बड़े लोग सामने आए थे। और फेथ बिल्डर क्लब का ये एकेडमी ऐसी है जिसमें काली कमाई निवेश की बात सामने आ रही है, और करोड़ों रुपए का निवेश इसमें हुआ है और बहुत बड़े आकार का बना हुआ है। और इसको आप अगर देखेंगे यहाँ से तो ये 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ पर जिस तरह की खबरें आ रही है कि यहाँ पर कई बड़े लोग आके रुकते हैं, कई अफसरों का भी यहाँ आना जाना, जो हमारे अंदर से बात हुई सूत्रों से, अफसरों का आना जाना बना रहता है। और एक तरह से भोपाल के नज़दीक कहीं गोपनीय बैठक करना, किसी को कोई अपनी एकांतवास में आना है तो ये फेथ ग्रुप का, फेथ बिल्डर का फेथ क्रिकेट क्लब है, इसके लिए उपयोग में ज़्यादातर आता है। चूँकि अमूमन यहाँ पर मैच तो नहीं होते लेकिन सुविधाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई गई हैं। और इनका ऐसा जो प्लान था ब्यूरोक्रेसी का और बिल्डर्स ग्रुप का, जो ये कंपनी है जिसने ये बनाया FCC करके एक टीम बनी है, ब्यूरोक्रेट्स, नेता और बिल्डर्स की गठजोड़ की FCC कंपनी है। और उसमें माना जा रहा है कि इसको बड़े स्तर पे इसको डेवलप करने का प्लान है, उसी को तरह से तैयार किया गया और आगे भी जाके इसको बड़े स्तर पर इसको पहचान दिलानी थी। लेकिन उसके पहले ही आपसी विवाद के चलते जो ED को शिकायत थी, उसके बाद जो छापा पड़ा वो ये सारे मामले उजागर हुए। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया भोपाल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं FCC, आपने MCC सुना होगा, आपने ICC सुना होगा, लेकिन अब FCC सुन लीजिए और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। FCC का मतलब है एक ऐसा गठजोड़ जिसमें नेता शामिल हैं, जिसमें बिल्डर शामिल हैं और जिसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। और FCC में काली कमाई लगी हुई है। कहा जाता है कि इस फेथ बिल्डर का जो प्रमोटर है या जिसकी
ये कंपनी है राघवेंद्र सिंह तोमर, उसके सुपुत्र को क्रिकेट का शौक है और शायद इसलिए काली कमाई के इतने बड़े लेवल पर यह पैसा लगाया गया है। और फेथ क्रिकेट क्लब की जो आधी जमीन है, कहा यह जा रहा है कि बर्खास्त आईएएस दंपत्ति जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में बर्खास्त हुए हैं, आईएएस दोनों पति पत्नी थे, अरविंद जोशी और टीनू जोशी, उनके नाम पर आधी जमीन है। यानी फ्यूचर जो रोड मैप है कि आप हमको बर्खास्त कर दीजिए, आप हमारे ऊपर मुकदमा चलाइए, लेकिन अंदाज देखिए आप कि आईसीसी, एमसीसी और उसके बाद एफसीसी, क्रिकेट को कलंकित करने वाला ये जो गठजोड़ है, इसको आप देख लीजिए। अब यहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुए, क्लब लेवल का क्रिकेट भी शायद हुआ नहीं होगा, लेकिन डोमेस्टिक जो भी अपने लेवल पर जो कर सकते हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कई और इंटरनेशनल मैचेस भी आपको देखने मिलते। लेकिन अभी तो राडार पर ये ईडी के हैं, राडार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त ब्रेक के दौरान मेरे पास एक फोन आता है, बहुत बड़े अफसर हैं वो, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये होटल गोल्डन लेक, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि होटल गोल्डन लेक के सारे डिटेल्स दिखाएं, इसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुई है। होटल गोल्डन लेक को जिस तरीके से खरीदा गया है वो भी गलत तरीका अपनाकर खरीदा गया है, स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई है, और जिस आईपीएस पति का पैसा लगा है उनके ही परिवार से जुड़े एक आईएएस ने इसमें मदद की है। यानी यहां भी गठजोड़ देखिए आप कि सरकार को भी चूना लगाना है, स्टैंप ड्यूटी का इवेजन यानी चोरी करनी है, और जिस तरीके से इस होटल को लिया गया है वो भी अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में हम इससे जुड़े कई राज आपके सामने रखेंगे, कई लोगों को हम बेनकाब करेंगे। और मैं आपको यह बता दूं कि मेरी टीम में हरीश देवेकर हो, विवेक पटैया हो, या शैलेंद्र सिंह भदौरिया हो, या बहुत से ऐसे रिपोर्टर जिनके नाम अभी हम आपको खुलासा नहीं कर रहे हैं, वो तमाम उन चेहरों को बेनकाब करने में लगे हैं जिन्होंने जनता की संपत्ति को लूटकर, हमारे टैक्स के पैसे को लूटकर अपने लिए ये बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सलाखों के पीछे हों और जनता उनका असली चेहरा देख ले। और आप भी जब अफसरों से मिलते हैं तो आप ये जरूर सोचिएगा, क्या ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरह आपके लिए चौकीदार हैं, या ये जनता के धन पर डाका डाल रहे हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये चोर हैं या चौकीदार हैं। ऐसे चोरों के चेहरों से आपको नकाब हटानी है और हम तक आप पहुंचाइए वो दस्तावेज, हम इनको बेनकाब करेंगे, हम आपका साथ देंगे। हरीश, जिस दौरान हम चर्चा कर रहे थे उसी दौरान मैंने एक मैसेज रिसीव किया, उसमें यह बताया गया कि होटल गोल्डन लेक में भी स्टैंप ड्यूटी की चोरी की गई है। कमाल देखिए, क्रिकेट खेलना है चोरी के पैसे से, क्रिकेट क्लब बनाना है चोरी के पैसे से, और बिल्डर और नेताओं का जो गठजोड़ है या ब्यूरोक्रेट्स का जो गठजोड़ है वो डेडली कॉम्बिनेशन है, जो जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ काम करता है। जी बिल्कुल, पूरा सुनियोजित तरीके से काम किया गया है। और जैसा आपने कहा कि रिटायर्ड आईपीएस के रिश्तेदार आईएएस है, उनका भी कहीं ना कहीं इनमें पूरा सहयोग लिया गया। और साथ में ये एक रिटायर्ड, जिससे आपने कहा था, बात छूट गई बीच में, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, उनका भी एक बड़ा इस मामला इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि तार अभी खुले नहीं। हनी ट्रैप में जो लोग अफसर शामिल थे उन लोगों का ये पूरा एक कॉकस है, और जिस तरह से अभी आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है और चेन जुड़ेगी तो निश्चित तौर पर मामला वहां तक जाएगा। और काली कमाई का जो अभी आंकड़ा 1000 करोड़ के आसपास जा रहा है, ये 5000 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि कई ऐसे अफसर जो अभी सर्विंग अफसर हैं आईएएस आईपीएस, उनके भी नाम भी सामने आ रहे हैं अभी। और जिस तरह की मामले की हमारे पास लगातार जानकारी आ रही है, चूंकि पूरे दस्तावेज और पुख्ता होने के बाद ही हम बात करेंगे, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है, एक बड़ा नेक्सस है, नेटवर्क है। जैसा विवेक, हमारे साथी विवेक ने बताया कि रातीगढ़ और मंडीदीप की तरफ जाएंगे तो सबसे ज्यादा निवेश आईएएस आईपीएस का है। इसमें यह बताना चाहेंगे कि जब यहां से भोपाल से इंदौर 6 लेन का प्रोजेक्ट स्वीकार हुआ था, उसके दौरान अचानक से जमीनें बिकी, और जो जमीनें बिकी उसमें आईएएस आईपीएस के अफसरों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदी। हालांकि वो प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया। उनका जो सपना था कि 1 रुपए से हम 100 रुपए बनाएंगे, वो 1 रुपया भी या 50 पैसे में रह गया, क्योंकि रियल एस्टेट जो जमीनें खरीदी गई थी इंटरनल गांव रूरल एरिया में खरीदी गई थी, वो रास्ता बीच में से निकलना था। लेकिन हरीश प्लानिंग होती है, हरीश ये सोचते हैं। हरीश, मेरी जानकारी के मुताबिक जो अलाइनमेंट था
जो रोड का प्रोजेक्ट था, जिस तरह से रोड बननी थी, उसके पूरे अलाइनमेंट की जानकारी इनके पास तो होती है, इंटरनल जानकारियां। लेकिन जब सरकार बदली तो सरकार ने उस पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया, तो शायद इनके अरमानों पर पानी फिर गया। निश्चित तौर पे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चाहते थे कि बहुत अच्छा हो, सफर हो, कम समय में पहुंच सकें और उसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, उनकी मंशा बहुत अच्छी थी। लेकिन अफसरों ने उनकी मंशा को समझा, उद्देश्य समझा और ऐसा अलाइनमेंट बनाया कि रातों रात में आरोपपति कैसे हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समझ ही नहीं पाया कि अफसर इसके आड़ में किस तरह गेम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि भोपाल इंदौर इतना नजदीक हो जाए कि इंदौर के लोग भोपाल आके, भोपाल के लोग इंदौर आके काम करके, नौकरी करके वापस जाएं। वो जनता की, प्रदेश की मतलब विकास के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अफसर उसमें भी कमाई का रास्ता खोज रहे हैं। उन अफसरों के नाम भी हम जल्द उजागर करेंगे जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए प्रॉपर्टी खरीदी उस रास्ते के लिए। हालांकि वो करोड़ों की कोड़ियों की मोल हो गई, क्योंकि वहां से अब अलाइनमेंट चेंज जरा एक बार विवेक पटैया के पास चलते हैं, प्रोजेक्ट रद्द हो गया है। हरीश, विवेक पटैया के पास चलते हैं। विवेक पटैया से पूछेंगे कि ये खलबली तो होगी, आज का जो खुलासा हम कर रहे हैं विवेक, कुछ खलबली आपके पास मैसेजेस आए? निश्चित ही ये खलबली आज सुबह से ही है और इस पूरे छापे से जुड़े हुए लोगों से हमने आज दिन भर और अभी हमारा जब एपिसोड चल रहा है तब भी कई ऐसे मैसेज, कई ऐसे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं जो या तो इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं या फिर ऐसे लोग जो कुछ बताना चाहते हैं हम लोगों को, जो कहीं ना कहीं दबी हुई जुबान से कुछ न कुछ बखान करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भोपाल का मास्टर प्लान तक पिछले कई सालों से नहीं आ पाया है। उसके पीछे भी इस तरह का गठजोड़ ही सामने आ रहा है कि कई बिल्डर्स, कई अधिकारी मिलकर भोपाल के मास्टर प्लान को लगातार देरी कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी यही हुआ और अब वर्तमान सरकार आई है, ये सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है। मास्टर प्लान की बात हो या फिर इंदौर भोपाल के 6 लेन की बात हो, दोनों ही प्रोजेक्ट के पीछे इस तरह की जो साठगांठ है वो काम कर रही है। और यही कारण है कि चाहे वो अधिकारी हो या फिर उनके द्वारा सरकार को जिस तरह चलाया जा रहा है, जिस तरह घुमाया जाता है नेताओं को, मंत्रियों को, वो कहीं ना कहीं इस पूरे गठजोड़ में अपनी जो जमीन है या अपना जो निवेश है उसको फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और ये जो पूरा छापा पड़ा है इसमें जिस तरह बताया गया है कि कितनी संपत्ति जो है जिसके कागजात मिले हैं वो सिर्फ इसी पूरे भोपाल के आसपास के जो है कागजात सबसे ज्यादा। बिल्कुल, रुकिएगा जरा शैलेंद्र, हम शैलेंद्र, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहां पर अभी एक नए एक्सप्रेसवे की बात चल रही है, आपने सुना होगा, चुनाव आ रहे हैं, तो यहां पर भी क्या ब्यूरोक्रेट्स की नजर है? देखिए, बिल्कुल जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार जिस तरीके से रेड भोपाल में हुई है, लेकिन नज़रें जो हैं वो चाहे ईडी की बात करें या फिर आईटी की बात करें वो इस इलाके में भी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक बड़ा एक्सप्रेस वे जो है वो इस इलाके से होकर गुजरना है, आने वाले दिनों में प्रस्तावित है। और वो पूरा बिहाड़ का इलाका है, यानी वो इलाका जहाँ कौड़ियों के दाम में ज़मीन मिलती है। और बहुत सारी ज़मीन तो ऐसी भी है जो हमारे पास जानकारी है कि वो कुछ सरकारी ज़मीन है जिसको लीज पर लिया गया है या फिर उनको अधिकारियों के साथ मिलजुल कर साठगांठ करके उसको अपने नाम कराया गया। क्योंकि वो पूरा बिहाड़ का इलाका है, श्योपुर से लेकर भिंड तक की अगर बात करें, चंबल के किनारे का पूरा इलाका है। उस इलाके में न तो अभी फसल होती है और ना ही किसी तरह के उपयोग में वो जमीन लाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा एक्सप्रेस वे के वहां से गुजरने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव हो चुका है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार उस मंचों से उस बात को कह चुके हैं, तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो हमारे पास आ रही हैं कि कुछ अधिकारी और कुछ सफेद पोशों ने उस इलाकों में जमीन में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में जब यहां से वो एक्सप्रेस वे गुजरेगा तो वो जो जमीन जो अभी कौड़ियों के भाव मिल रही है वो आगे जाके सोना बन जाएगी और वहीं पर चाहे रिजॉर्ट की बात करें या कुछ अन्य जो चीजें हैं वो वहां पर खोली जा सकती है, व्यावसायिक गतिविधियों को वहां पर गति दी जा सकती है। आप नजर रखिएगा शैलेंद्र, आप नजर रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जी मीडिया यह मानता है कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसर केवल गिने चुने हैं जिनको हमको बेनकाब करना है। और मैं उन अफसरों को सैल्यूट करता हूं, उन ब्यूरोक्रेट्स को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने दामन पर दाग नहीं लगने दिया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहे। उन्होंने केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी में जो उन्होंने शपथ ली थी कि वो जनता के लिए काम करेंगे, देश के संविधान के हिसाब से काम करेंगे, हम उन अफसरों को सैल्यूट करते हैं। और मैं बिल्कुल साफ कर दूं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी मीडिया के एक बहुत ही बड़े
खुलासे में हम आपको ये बता दें कि हम जिन अफसरों के नाम नहीं ले रहे हैं उनका जल्द ही हम चेहरा सामने लाएंगे, लेकिन हम किसी भी ऐसे अफसर पर आरोप नहीं लगाएंगे जिनके खिलाफ हमारे पास दस्तावेज नहीं है। और मैं ये साफ कर दूं कि ब्यूरोक्रेसी में चंद चेहरे हैं जो इस पूरे चेहरे को या ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करते हैं, लेकिन हम उनको बेनकाब जरूर करेंगे। मैं ऐसे अफसरों को भी दिखाऊंगा जिन्होंने तमाम दबावों के बावजूद जनता के हित में बड़े बड़े काम किए हैं। हम उनको भी लगातार दिखाते रहेंगे, उनको सैल्यूट करते रहेंगे। समय समय पर हम कहेंगे कि ये समाज के असली हीरो हैं। हरीश, बात जहां से शुरू हुई है वो है हनी ट्रैप। हमारे पास कुछ ऑडियो ऐसे मौजूद हैं जिससे यह साबित होता है कि चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर हो, उन सबका इसमें मिलीभगत थी। इसके बाद एक आदमी जो इन सबको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, उसके साम्राज्य को या उसके काले धंधे को जमींदोज किया गया, ढाया गया। लेकिन क्या ये चेहरे बच जाएंगे? हमारा सवाल यह है कि आप क्या एक व्यक्ति को गलत साबित करके उन सारे गलत लोगों को बचाना चाहते हैं, या वो दूध के धुले हुए थे? देखिए, जब जब कोई आवाज उठाता है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, और जो वो ब्यूरोक्रेट्स जो एक काली कमाई से जुड़े होते हैं, वो इतने बड़ा आकार ले चुके होते हैं, इनके हाथ इतने बड़े होते हैं कि वो अब हर चीज को मैनेज करना चाहते हैं। जब वो आदमी मैनेज नहीं होता तो उसको जमींदोज करने की बात की जाती है, और वो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। लेकिन काली कमाई के से कितने बड़े हो जाए, इनके हाथ कितने बड़े हो जाए, हम जैसे पत्रकार, कई ऐसे हमारे साथी हैं जो नए जमींदोज होने वाले हैं, ना जमींदोज कर पाएंगे। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। जल्दी ही, जैसा आपने बोला कि हनी ट्रैप का, हमारी टीम आपके नेतृत्व में लगातार काम कर रही। जैसा आपने दिशा निर्देश दिया था, जो आपका प्लान था, उस पर बराबर काम हो चुका है। जल्दी हम आपको सारे ऑडियो और दस्तावेज उससे संबंधित सौंपने वाले हैं, और अपने दर्शकों को बेनकाब, जिस तरह का आपका एक मिशन है, अफसरों को बेनकाब करना और ऐसे काले चेहरों को सामने लाना जो जनता को बेवकूफ बना के, जनता का भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और सरकार और सत्ता में अपना काबिज बने हुए हैं, तो ये उसकी भी हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। और जल्दी हरीश जरा रुकिएगा, हरीश रुकिएगा, मौजूद होंगे। हरीश रुकिएगा। हमने कुछ दिन पहले जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसको पहली बार पाकिस्तान ने यह माना है कि वो उसकी धरती पर रहता है, उसके चेहरे को, यानी उसके नाम पर जो खेल करता था, या उसका जो फ्रंटमैन था दाऊद, उसके साथ जो नेक्सस था, वो हमने खुलासा किया था। और हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर चलते चलते जनता को एक बार फिर से वो रिमाइंड करा दें कि हम वो चेहरा भी बेनकाब कर चुके हैं, और आगे आने वाले दिनों में उस चेहरे के पीछे जो बड़े लोग हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। क्योंकि जिन अफसरों को अभी हमने बेनकाब किया है वो छोटे चेहरे हैं, उनके पीछे और भी बड़े चेहरे हैं, और हमारे पास वो सबूत, दस्तावेजी सबूत, उनके चेहरे, उनके वीडियो, उनके ऑडियो सब हाथ लग चुके हैं। हमारी टीम लगातार उस पर काम कर रही है। और मैं आपको यह बता दूं कि इंदौर में तमाम बड़े वो जो खुलासे हम करेंगे, हमारी टीम लगी हुई है। हम बताएंगे कि ये नेक्सस केवल भोपाल यानी राजधानी के आसपास सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर जो मिनी मुंबई कहलाती है हिंदुस्तान में, जिसका नाम है, लगातार 4 बार वो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, लेकिन वहां कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। वहां पर सैकड़ों करोड़ की जीएसटी की चोरी होती है, और ऐसे ही कई अफसर हैं जो उनके साथ गलबहियां करते हैं, उनके साथ अपना रिश्ता निभाते हैं। हम ऐसे रिश्तों को भी बेनकाब करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने कई ऐसे दस्तावेज अब तक जुटा लिए हैं जिससे यह साबित होता है कि केवल एक शख्स के ऊपर बुलडोजर चलाकर तमाम चेहरों को बचाने की कोशिश थी, चाहे वो राजनीतिक चेहरे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो बिल्डर हो, तमाम गठजोड़। हमारे पास इसका एक पूरा कच्चा चिट्ठा आ चुका है। विवेक, ये जो गठजोड़ है, ये डेडली जो कॉम्बिनेशन है, कॉकटेल है, ये जिस तरह से जनता के खिलाफ काम करता है, ये कि जनता को केवल सपने दिखाता है, नौकरियां कम होती हैं, रोजगार कम होते जाते हैं, लेकिन इनका खेल चलता रहता है।
देखिए, सरकार अपनी बचत के नाम पर कटौती कर बजट में कटौती के नाम पर कई ऐसे अधिभार या टैक्स जनता के ऊपर थोप देती है और जनता को उस टैक्स का भार उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह ये काली कमाई जो जनता के ही टैक्स से जो दी जाती है और उसको काली कमाई के रूप में ये अधिकारी हो या इससे जुड़े हुए अन्य जो रसूखदार लोग हो, वो जिस तरह अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने निजी उपयोग में लेते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता उससे उसको जब पता चलता है कि ये सब सारा जो हमारा पैसा है वो इस तरह उपयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी इस बात को लेकर दुख होता है कि आखिर हम उन लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जो हमसे पैसा ले रहे हैं। हरीश, चलते चलते आखिरी टिप्पणी। अब खलबली तो मची होगी। निश्चित तौर पे मैं अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार, जिसमें कुछ उनके समर्थकों के मैसेज आ रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, मतलब उचित नहीं है, और कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो वाहवाही कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मीडिया एमपीसीजी ही इस तरह के काम कर सकता है, बेनकाब कर सकता है, और बधाई के संदेश भी आ रहे हैं लगातार। मैं अभी लाइव के अंदर मोबाइल देखने लगा था, उन्हीं मैसेजों को देख रहा था, तो लगातार तो मैं आपसे कहूंगा हरीश, आपसे मैं कहूंगा कि पूरी हिम्मत और हौसले के साथ आप लगे रहिए, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, अपनी टीम का ख्याल रखिए, और हम और पूरा चैनल, मेरी टीम पूरी आपके साथ है। हम लोग मिलकर ये काम करेंगे और हमको इनसे दबने की जरूरत नहीं है, इनसे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और हम आपको ये बता दें कि पूरा मिशन हमारा ये है कि ऐसे लोगों को हम बेनकाब करेंगे। आसिफ। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो रहा है, आपके मन में भी आ रहा होगा, वो ये कि जब इसे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा कहा जा रहा है, सबसे बड़ी रेड कही जा रही है, तो फिर अफसरों की आपसी रंजिश में इसका खुलासा क्यों हुआ? एजेंसीज के सोर्सेस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि एजेंसीज इसका खुलासा क्यों नहीं कर पाई अगर यह सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी रेड थी। ब्यूरोक्रेट्स अपना पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग पैसे को इन्वेस्ट करा रहे हैं। बड़ा खिलाड़ी कौन जो इन्वेस्ट कर रहा है या जिसका ये काला पैसा है? ये खुलासे हम लगातार करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।